हाँ, हेलो। हम लोग जो है यहाँ पर कल स्टार्ट किए थे पहला जो ensemble है, दैट इज द माइक्रो कैनोनिकल ensemble। तो क्योंकि ये तुम लोगों के लिए पहला टॉपिक है, नहीं ये पहली बार पढ़ रहे हो ये, तो हमें लगता है कि स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स के कुछ कंसेप्ट्स है जो थोड़ा बेटर समझ लेना चाहिए। और बहुत फैक्ट ये है कि मैक्सिमम बुक्स में जो है वो बहुत क्लियर नहीं होते। क्लियर मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि खराब लिखा होता है, थोड़ा हाई फाई रहता है। वो एक प्रायर नॉलेज के अगर नहीं है तुम्हारे पास, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वी हैव द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ ensemble। ensemble जो है वो हमने बताया तुमको, हम एक बार फिर से एक शॉर्ट तुमको लेक्चर दे देंगे। इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर आइडेंटिकल ऑन द मैक्रोस्कोपिक स्केल। माने बाहर से सब एक जैसे दिखते हैं, जैसे फोटोकॉपी होता है। एक कागज का 50 कॉपी करवाया, वो 50 कॉपी है, आइडेंटिकल, बाहर से देखने पे सब आइडेंटिकल है। लेकिन जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज तुम मेजर करते हो, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी वो होते हैं जो हम देख सकते हैं और जो हम मेजर कर सकते हैं। वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज माने वो नंबर्स बहुत तरीके से आ सकते हैं। सो देयर माइक्रोस्टेट्स आर डिफरेंट एंड स्टैटिस्टिकल अप्रोच इज ऑल अबाउट the number of microstates, the number of possibilities, उसी को लेकर के जो है पूरा स्टेटिस्टिकल अप्रोच उसी पर डिपेंड करता है, उसी पर बना हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला ensemble जो है दैट इज माइक्रो कैनोनिकल ensemble। इसका डिस्क्रिप्शन तुमको किसी भी बुक में मिल जाएगा, किसी भी टेक्स्ट बुक में। हम जो है थोड़ा इन टर्म्स को समझाते हुए चलना चाह रहे थे। तो सबसे पहली चीज ये है कि माइक्रो जो कैनोनिकल वर्ड है, इस कैनोनिकल वर्ड का जो मतलब है तुम्हें कहीं से भी देख सकते हो, नेट से देख सकते हो, विकिपीडिया से देख सकते हो। कैनोनिकल का लिटरली जो मतलब डिक्शनरी बताता है दैट इज समथिंग व्हिच इज अकॉर्डिंग टू ए ऑर्डर, समथिंग व्हिच इज फॉलोइंग सर्टेन लॉज। कुछ लॉज को यहाँ पर फॉलो करता है, ऐसा कुछ, उसको हम कैनोनिकल बोलते हैं। ठीक है, लिटरल मीनिंग है ये, बाय डिक्शनरी मीनिंग है, हम फिजिक्स की बात नहीं कर रहे। अब फिजिक्स में जब यूज हुआ है कुछ ना कुछ संबंध तो रहेगा ही लिटरल मीनिंग से। Canonical means something which is following some order or some rule। किसी ऑर्डर या किसी रूल को ये फॉलो करता है, इसको कैनोनिकल बोलते हैं। जब भी हम रूल या ऑर्डर की बात करते हैं, रूल या ऑर्डर का मतलब होता है एक तरह का रिस्ट्रिक्शन। रूल है कि इसके बाहर नहीं जाना है, ये रिस्ट्रिक्शन हो गया। या जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट। रूल मीन्स द कंस्ट्रेंट or some restriction, constraint or some restriction imposed on the system। सिस्टम के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन जो है ये इम्पोज्ड होता है। जब रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड होता है, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दोज रूल्स। आपके पास एक बाउंड्री लाइन जो है चला आता है, उस बाउंड्री लाइन के बाहर हम नहीं जा सकते। तो ये एक तरह का रिस्ट्रिक्शन है। कैनोनिकल मतलब ऐसा कुछ जो एक रूल को फॉलो करता है। अगर हम फिजिक्स की बात करें, कैनोनिकल का मतलब होता है जो ये मोमेंटम और पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होते हैं दैट स्पेसिफाई द सिस्टम इन द फेज स्पेस। फेज स्पेस माने ऐसा स्पेस जहां पर उस पार्टिकल या उस सिस्टम का जो आइडेंटिटी है
वो उसका मोशन और उसका पोजीशन मोमेंटम है, क्वांटिटी ऑफ मोशन। इन फिजिक्स the term canonical implies the position and momentum coordinates that the system that specify the system in the phase space। ये जो है सिस्टम को स्पेसिफाई करते हैं, सिस्टम को, ये आइडेंटिटी है सिस्टम की। तो इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट कैनोनिकल कह रहे हैं। एंड दे ऑफ कोर्स फॉलो सम रूल्स। किसके रूल्स फॉलो करते हैं ये? हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ लैग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन। ये हैमिल्टोनियन जो फॉर्मुलेशन है, ध्यान देना, हैमिल्टोनियन टोटल एनर्जी जिसमें बताते हैं, हालांकि उसका बहुत डिटेल मतलब होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स का लेक्चर है। जो टोटल एनर्जी का जो एनर्जी एक ऐसा क्वांटिटी है जो कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। तो लॉ को फॉलो करता है माने उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है, ये जो पॉइंट्स है जो फेज स्पेस में मूव करते हैं, दे फॉलो द हैमिल्टोनियन लॉज ऑफ मैकेनिक्स। सो दे आर कैनोनिकल क्वांटिटीज। द पॉइंट्स इन फेज स्पेस follow the Hamiltonian laws of mechanics। ये हैमिल्टोनियन लॉज को फॉलो करते हैं, उसी अनुसार ये मोशन करते हैं। हम लोग जो मोशन निकालते हैं, लियोवाइल्स थ्योरम जो हम लोगों ने देखा, उसमें हैमिल्टोनियन इक्वेशंस का यूज किया। फिर उसमें जो है हम लोगों ने देखा हाउ डज द डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट्स दे चेंज इन स्पेस। तो ये पहली चीज। माइक्रो मतलब होता है बहुत छोटा। मीन्स हम लोग यहाँ पे एंसेंबल कंसिडर कर रहे हैं। एंसेंबल इज ए कनेक्शन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स और फोटोकॉपीज ऑफ ए सिंगल सिस्टम। वी आर ऑब्जर्विंग दीज मेंबर्स ऑफ द एंसेंबल एट द वेरी माइक्रो लेवल। माइक्रो लेवल का मतलब है उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, माने जो फेज स्पेस में जो तुम्हारा एंसेंबल होता है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ फेज पॉइंट्स। हम लोग एक एक पॉइंट के बारे में देख रहे हैं, हाउ दैट डज दोज पॉइंट्स आर बिहेविंग और दे आर मूविंग इन द फेज स्पेस। फिलहाल माइक्रो का हम लोग जो है एक ये इंटरप्रिटेशन समझ सकते हैं। हम एग्जांपल देके समझाएंगे। माइक्रो मीन्स दैट वी आर स्टडीइंग at the level of the points that make the ensemble, that points that make the system, since the ensemble is represented by a collection of the phase points, we are considering the state of each such point। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं ये हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल अभी देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग माइक्रो लेवल पे जो है बात कर रहे हैं, एट द लेवल ऑफ द पॉइंट्स और द क्वांटिटीज दैट आर मेकिंग अप द सिस्टम, उसके लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं। एंड दिस इज द माइक्रो कैनोनिकल। माइक्रो इसीलिए जो है यहाँ पर ये माइक्रो वर्ड आ रहा है। हालांकि इस तरह का हम लोग जो है एनालिसिस और एंसेंबल्स में भी यूज करते हैं।
तो अब देखते हैं ये माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल किस सिचुएशन को बताता है, किस तरह के सिचुएशन को ये डिस्क्राइब करता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ये किस प्रकार का सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक कंसिडर करते हैं एक एंसेंबल जो कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है। सपोज वी हैव ए कलेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल टी पॉट्स। टी पॉट में चाय रखा हुआ है, और ये जो चाय रखा हुआ है टी पॉट में, ये सारे टी पॉट्स आइडेंटिकल है। सारे जो टी पॉट्स हैं दे आर आइडेंटिकल, सब एक ही दिख रहे हैं, उसके अंदर जो है चाय है। बहुत अच्छी बात है। टी पॉट जो है ये कुछ इस प्रकार का होता है, ये कुछ इस प्रकार का होता है। एक सेकेंड, ये टी पॉट है। इस तरह के कई सारे टी पॉट्स जो है हमारे पास है। एक ऑटोमेटिक आ गया, बहुत अच्छे। ये दूसरा भी आ गया। अब जगह यहाँ पे कम है, बहुत सारा आप टी पॉट जो है बना नहीं सकते, समझ सकते हो। सब आइडेंटिकल टी पॉट्स का कलेक्शन। साइज फोटो का अलग अलग है, लेकिन टी पॉट्स जो है दे आर आइडेंटिकल इन नेचर, और उसके अंदर चाय रखा हुआ है। ठीक है। अब ये जो टी पॉट्स है, ये जो कलेक्शन है लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल टी पॉट्स का, इट इज स्टोर्ड इन ए परफेक्टली इंसुलेटिंग एनवायरमेंट। जैसे थर्मस फ्लास्क होता है, या एक ऐसे एनवायरमेंट में रखा हुआ है जो पूरी तरह से इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड होने का मतलब ये है ये बाहर से कोई एक्सचेंज नहीं कर रहा है एनर्जी का या हीट का। ठीक है, ये बाहर से कोई एक्सचेंज नहीं कर रहा। इसका जो है एक्सचेंज विद द सराउंडिंग बिल्कुल खत्म है, कुछ नहीं हो रहा एक्सचेंज। We consider a collection of a large number of teapots that are identical in nature, and they are kept in a perfectly insulating environment। ये perfectly insulating environment में रखे हुए। This means that these teapots cannot exchange any heat or energy with the surrounding। ये सराउंडिंग के साथ जो है कोई भी हीट या कोई भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर पा रहा। थर्मस फ्लास्क जैसा होता है। ठीक है। सो दिस इज ए एंसेंबल। ठीक है, ये एंसेंबल है। ये दिस इज ए काइंड ऑफ एंसेंबल। तो ये जो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, कैनोनिकल एंसेंबल, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल होता है, हम लोग इसी तरह का एक कलेक्शन होता है। हाँ, सब में ये परफेक्ट इंसुलेशन नहीं होता है। परफेक्ट इंसुलेशन सब में नहीं होता है, लेकिन इंसुलेशन का मतलब है एक्सचेंज की बात अभी हम लोग करेंगे। एक्सचेंज होता रहता है, एक्सचेंज होता भी है, नहीं भी होता, उसी के ऊपर डिफाइन करते हैं भाई कौन सा एंसेंबल है। सो दिस इज ए काइंड ऑफ एंसेंबल। इसी तरह के एंसेंबल से हम लोग काम करते हैं। ठीक है, दिस इज ए एग्जांपल ऑफ एंसेंबल। तो यहाँ पे 3 प्रकार के एंसेंबल होते हैं। हम लोग पहले एंसेंबल की बात कर रहे हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस फर्स्ट टाइप ऑफ ensemble, the microcanonical ensemble। तो ये जो माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल होता है, इसके बारे में कल के क्लास में कुछ एक बताया गया था कि ये जो एंसेंबल होता है दिस इज एन आइडियल सिचुएशन। माने ये प्रैक्टिकल सिचुएशन में संभव नहीं है, ये आइडियल होता है। यहाँ पे एनर्जी जो है इट इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन।
जैसा कि अभी तुमको बताया, और एनर्जी जो है एक कंजर्वेटिव क्वांटिटी है, इसका कंजर्वेशन फॉलो होना होता है। तो दिस एनर्जी इट इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन, और यहाँ पर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को हम एनर्जी के टर्म्स में दिखाते हैं जो कि कांस्टेंट है। और क्योंकि एनर्जी सिस्टम का कांस्टेंट है, ये ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी क्वांटिटी का, इट इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, this is the concept of, this is the beginning of the statistical ensemble. This is the beginning of the statistical ensemble. तो ये जो हमारा ensemble, अब इसी को डिटेल से पढ़ते हैं कि अगर ये सिस्टम जो है, अगर ये जो सिस्टम है इसकी एनर्जी it is in a small range from the fixed energy, तो यहाँ पे जो है हम ये कह सकते हैं कि जो डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट्स है, दिस इज इक्वल टू, हम लिखेंगे इसको, अभी समझ लो, this density of phase points, it is equal to 0 except in the selected range, very small range, जहां पर एनर्जी का थोड़ा सा वेरिएशन होता है वहां पर जो है डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट्स मिलते हैं। अदरवाइज बाकी सब जगह जो ये डेंसिटी है इट इज 0। सो तो यहाँ पे जो है स्टैटिस्टिक, अगर फेज स्पेस के टर्म्स में देखें, in terms of phase space, the microcanonical ensemble is such that the density of phase points is in a small range, जिस रेंज को हम, एक छोटा सा रेंज है एनर्जी का, जो फिक्स्ड एनर्जी है उससे छोटा सा एक रेंज है, स्मॉल रेंज डेल ई, स्मॉल रेंज डेल ई with constant energy E naught 0 जो है वो सबस्क्रिप्ट है। The phase points are so distributed that their density is 0 everywhere except in the small range। माने ये जो फेज पॉइंट्स है, ये फेज पॉइंट्स हमको कहां पर मिलते हैं? ये फेज पॉइंट्स मिलते हैं एक छोटे से रेंज में, एक छोटे से रेंज में ई नॉट प्लस माइनस डेल ई नॉट, वहां पर जो है, और ये डेंसिटी कांस्टेंट होता है क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट है, क्योंकि एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है, तो हमारा डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट्स भी कांस्टेंट होता है, पीई। हम लोग डेंसिटी जो ये डिस्ट्रीब्यूशन उसको एनर्जी के टर्म्स में दिखा रहे हैं, तो ये जो है कांस्टेंट होता है। इसको थोड़ा क्लियरली ऐसे लिखा जाए, ये वाला पूरा ही दिया जाए स्नैप। एक रेंज में जो है ये डेंसिटी कांस्टेंट होता है, एंड आउटसाइड दिस रेंज द डेंसिटी इज 0। ये जो छोटा सा एक इंटरवल है ई प्लस माइनस डेल ई नॉट, इस छोटे से रेंज में जो है यू हैव ए डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट्स, एंड आउटसाइड दिस रेंज द डेंसिटी इज 0। फिजिकली क्या मतलब होता है अभी हम लोग देखेंगे, पहले इसको समझ ले। तो इसी को हम लोग माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल बोलते हैं।
तो ये जो है बेसिकली एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है। आइसोलेटेड माने ये सबसे अलग है। अलग होने का मतलब डिफरेंट नहीं, सबसे सेपरेटेड है। ये जो है कोई एक्सचेंज नहीं कर रहा है, ये सराउंडिंग से इसको कोई मतलब नहीं है। ये अपना जो है ये अपनी एक दुनिया में है, टोटली आइसोलेटेड फ्रॉम एवरीवेयर। एंड दिस इज द फंडामेंटल एंसेम्बल, ऑल्दो इट इज आइडियल। फंडामेंटल इसीलिए है क्योंकि आइडियल केस से जो वेरिएशंस होते हैं, हम लोग इसी वेरिएशंस को स्टडी करके बाकी केसेस देखते हैं कि एक सिस्टम ऐसा है जो टोटली आइसोलेटेड है, कोई एक्सचेंज नहीं कर रहा है, और उसके बाद जब एक एक क्वांटिटी, मान लो एनर्जी का, मान लो तुम्हारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स का एक्सचेंज जब शुरू होगा, देन हाउ द सिस्टम विल बिहेव। तो यही जो है, दिस इज द माइक्रो कैनोनिकल ensemble which is a collection of identical objects that are totally isolated from the surrounding। ये सराउंडिंग से पूरी तरह से आइसोलेटेड है, ये सराउंडिंग से पूरी तरह से अलग है, ये किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं कर रहे, दे आर नॉट इंटरेक्टिंग एट ऑल। दिस इज द आइडियल केस, this is the ideal case, and from this ideal case we can move to other situations। हम लोग दूसरे situations में जो है मूव कर सकते हैं, इसीलिए फंडामेंटल सिचुएशन भी है। ठीक है, तो ये जो माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल है, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें ऐसे सिस्टम्स हैं, दे आर आइसोलेटेड और दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बाकी दिन दुनिया से इनको कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको कभी कभी क्लोज्ड आइसोलेटेड सिस्टम भी बोलते हैं। इसकी वॉल्यूम फिक्स होती है, इसका एनर्जी फिक्स होता है, इसका टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स होता है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में अभी हमने तुमको बताया। इसमें एक टर्म आता है हाइपर सरफेस, आई विल कम टू दैट पॉइंट। दिस ensemble has its members totally isolated from the rest of the world। पूरी दिन दुनिया से ये अलग होते हैं। and they have first fixed energy, second fixed volume, वॉल्यूम का भी एक्सचेंज नहीं होता, फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी जो है ये फिक्स्ड होते हैं। इसमें कोई चीज इनको इसके जो तो ये जो क्वांटिटीज है, एनर्जी, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मैक्रो स्टेट को यही डिफाइन करते हैं, जो है तुम्हारा नंबर्स होते हैं। तो ये जो डेंसिटी है, दिस डेंसिटी डिफर्स फ्रॉम जीरो ओनली इन द गिवन रेंज, जो अभी हमने तुमको बताया। तो ये एक आइडियल सिस्टम है, और यहाँ पे जो है आइडियल सिस्टम मैंने, अब ऐसा जो है कभी प्रैक्टिकली नहीं हो सकता है कि कोई भी एनर्जी एक्सचेंज ना हो। तुम फ्लास्क में जो है चाय रख दो या गर्म पानी रख दो, कुछ समय बाद, मे बी लंबे समय बाद, ये लंबे समय मैंने आफ्टर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम, ये जो है ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा मैंने वो जो है बाहर के सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में आएगा। बहुत अच्छा फ्लास्क है तो 2 दिन बाद आएगा, लेकिन आएगा, इट विल अटेन इक्विलिब्रियम। तो यहां पर जो है वी हैव ए वेरी स्मॉल एनर्जी रेंज बिटवीन ई एंड ई प्लस डेल ई, और जो भी डेंसिटी हमको मिलता है, जो भी फेज पॉइंट्स हमको मिलते हैं, इसी रेंज में मिलते हैं। इट इज द रेंज दैट वेयर वी फाइंड द नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स। द एनर्जी
is in a small range from E, तुम प्लस डेल ई लिखो या डेल्टा लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, ई टू ई प्लस डेल ई। और ये डेल ई जो है इट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द एनर्जी ई, मैंने बहुत कम एक्सचेंज होता है। द एनर्जी एक्सचेंज is extremely small compared to E, टोटल एनर्जी के कंपैरिजन में ये बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, लेकिन होता है। ऐसा संभव नहीं है कि कुछ भी ना एक्सचेंज करे। ठीक है, अब ये जो माइक्रो कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो हम लोग देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो कि फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो कि फंक्शन है पी और क्यू, पोजीशन और कोऑर्डिनेट्स का, ये एक छोटे से रेंज में मिलते हैं जो कि डेल ई का रेंज होता है। ये जो जितना वेरिएशन हो रहा है वहां पे मिलता है। इसका क्या मतलब, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पी क्यू इज फाउंड टू बी नॉन जीरो इन द रेंज डेल ई। ये जो डेल ई प्लस डेल ई रेंज है, इस रेंज में ये नॉन जीरो होता है, बाकी जगह जो है ये जीरो होता है। इसका क्या मतलब, अब इसका जो है थोड़ा सा पिक्चराइजेशन देखते हैं कि फेज स्पेस में कैसे ये दिखता है। तो ये जो है फेज स्पेस में हम लोग इसका फोटो देखेंगे अभी, फेज स्पेस में दिखता कैसा है, हाइपर सरफेस क्या होता है। हम लोग जो है एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को कंसीडर करते हैं, हम लिखेंगे, पहले समझ लो। हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसका टोटल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई 2m होता है, प्लस पी स्क्वायर बाई 2m होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो इसका जो ट्रेजेक्टरी होता है हम लोगों ने देखा है, ये मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ा है, अगर हम टोटल एनर्जी जो है इसकी कांस्टेंट रखे, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई 2m, एनर्जी से ऊपर नीचे भाग लगाए, हमको जो ट्रेजेक्टरी मिलता है, जो डायग्राम मिलता है, वो एक इलिप्टिकल डायग्राम होता है। ठीक है, ये एक जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, इट इज वन मेंबर ऑफ द एंसेंबल ऑफ ए कलेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। अब देखो यहां पे समझो, हम एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं, माइक्रो की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं उसका जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो क्या है, वो फिक्स्ड है ई, और उसका जो ट्रेजेक्टरी है दैट इज ए एलिप्टिकल पाथ। वी कंसीडर one harmonic oscillator with total energy E, with total energy E, which is the sum of kinetic energy and potential energy, दोनों का सम है ये। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं एज, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, टोटल एनर्जी E is equal to P स्क्वायर, थोड़ा सा समय दो क्योंकि हमारे पास वो टैबलेट कैप्सूल तो है नहीं। पी स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ के
एक्स स्क्वायर, ये जो है ये हमारा टोटल एनर्जी होता है, ये तुम लोग जानते हो। अब अगर इसको हम ई से दोनों ओर भाग लगाए, हमको एक ट्रेजेक्टरी जो मिलता है इट इज एलिप्टिकल इन शेप। ये जो है एलिप्टिकल ट्रेजेक्टरी होता है, ये तुम लोग मॉडर्न फिजिक्स में ही पढ़े हो, एंड दैट इज द बिगिनिंग ऑफ योर कंसेप्ट ऑफ फेज स्पेस। दिस इक्वेशन gives an elliptical trajectory in phase space। ठीक है, तो ये जो एलिप्टिकल ट्रेजेक्टरी हम लोग कह रहे हैं, अभी हमने एक हार्मोनिक ऑसिलेटर लिया है, समझो यहाँ पे ध्यान से चीजों को, किताब में नहीं तो एक बार में पढ़ के नहीं समझ में आएगा, हम गारंटी दे सकते हैं। एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं। अब हमारे पास जो एंसेंबल है, एंसेंबल में इसी तरह के हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हमारे पास जो है, देयर आर मेनी हार्मोनिक ऑसिलेटर्स जिनका टोटल एनर्जी ई है। अब यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि सबका टोटल एनर्जी जो है हम ई कंसीडर कर रहे हैं, सभी हार्मोनिक ऑसिलेटर्स का। आइडियल केस में सबका ई एनर्जी होना चाहिए, लेकिन कुछ हार्मोनिक ऑसिलेटर्स ऐसे भी होंगे जिनका एनर्जी जो है, माने उस एंसेंबल में कुछ मेंबर्स ऐसे भी होंगे जिनका एनर्जी थोड़ा सा वेरी करेगा फ्रॉम ई टू ई प्लस डेल ई, लेकिन एनर्जी निकालने का जो इक्वेशन है वो यही है। एज ए रिजल्ट क्या होगा, हमको जो है एक फेज स्पेस नहीं मिलेगा, सॉरी एक एलिप्स नहीं मिलेगा, वी विल हैव टू एलिप्स जिनके बीच में बहुत थोड़ा सा गैप होगा, जिनके बीच में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होगा। इसी को हम लोग हाइपर स्पेस कहते हैं। लेट मी राइट दिस फर्स्ट। दिस इज फॉर वन मेंबर of the one member of the ensemble। ensemble का एक मेंबर की हम बात कर रहे हैं, इसका जो ट्रेजेक्टरी होगा फेज स्पेस में, वो क्या होगा, वो एलिप्स होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फॉर अदर मेंबर्स that are identical harmonic oscillators, the other member harmonic oscillators, the equation of total energy is same, but they may have a very small difference of the total energy between each other। एक दूसरे के साथ बहुत थोड़ा सा अंतर हो सकता है। So they have an energy spread in the range E to E plus del E। ये इनका जो एनर्जी है, ये इसमें एक स्प्रेड है, सबका एनर्जी जरूरी नहीं है कि ई ही हो, बहुत थोड़ा सा स्प्रेड हो सकता है, ई एंड ई प्लस डेल ई। क्योंकि आइडियल सिस्टम ये नहीं है। आइडियल सिस्टम से अगर हम बात करें, आइडियल सिस्टम में सबका एक ही होगा, लेकिन आइडियल प्रैक्टिकल सिचुएशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। सवाल ये है कि ये डेल ई जो है ये कितना है, ये कैपिटल ई के कंपैरिजन में बहुत कम है। सो इट इज एन आइसोलेटेड क्लोज सिस्टम। तो जो जैसे पहले वाले हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो फेज स्पेस में जो ट्रेजेक्टरी है वो क्या है, वो एक एलिप्स है, इसका भी एलिप्स होगा क्योंकि इक्वेशन सेम है। लेकिन जो पॉइंट्स इन बाकी मेंबर्स को सिग्निफाई करेंगे, इन बाकी मेंबर्स को जो स्पेसिफाई करेंगे,
they will be distributed in the region between two ellipses. यहां पे हम दिखा रहे हैं डायग्राम, ये तुमको किसी भी टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। अब इसमें है क्या, इन द फेज स्पेस, इन द फेज स्पेस in the phase space the points will be distributed between two ellipses. दो एलिप्स के बीच में जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे और ये डायग्राम कुछ इस प्रकार का हमको मिलेगा। ये डायग्राम जो है, एक सेकेंड, ये इसका ओरिएंटेशन थोड़ा सा ठीक कर दो। ये जो है हमको कुछ इस प्रकार का मिलेगा। इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये दो, ये पहला जो एलिप्स है ये क्या है, ये पहले हार्मोनिक ऑसिलेटर का है, ये पहले हार्मोनिक ऑसिलेटर का है। दूसरा वाला एलिप्स किसके लिए है, जो बाकी मेंबर्स है जिनका एनर्जी बहुत थोड़ा सा डिफर कर रहा है पहले वाले हार्मोनिक ऑसिलेटर से, उनकी एनर्जी है ये, माने उनके लिए है ये एलिप्स। अब इन दोनों के बीच का जो स्पेस है इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपर सरफेस। ये वाला जो स्पेस है इसको बोलते हैं हाइपर सरफेस। The space between the two ellipses is the hyper surface. इसी को हाइपर सरफेस बोला जाता है। तो ये जितने भी फेज पॉइंट्स हैं, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस स्मॉल रीजन। ये इस फीते में जो है, ये जो पतला सा रीजन है, ये यहां पे पाए जा रहे हैं। एंड दे आर डिस्क्राइबिंग ए कांस्टेंट एनर्जी सरफेस। समझ रहे हो? ये जो थिन पतला सा जो एलिप्टिकल क्लाउड है, या इसको बोलते हैं एनर्जी शेल। जैसे तुम लोग मैकेनिक्स में, ग्रेविटेशन में या रोटेशन में पढ़ते हो, शेल। शेल मतलब होता है कैसा गोला जो अंदर से खाली हो, ठीक है। तो यहां पर भी जो है, द थिन एलिप्टिक क्लाउड इज द एनर्जी शेल। ये जो छोटा सा पतला सा रीजन है, ये यहीं पे सारे पॉइंट्स मिलते हैं। अब अगर ये जो रेंज है डेल ई, ये जितना इसमें एनर्जी में स्प्रेड है, ये अगर छोटा छोटा होता जाए, क्या होगा, ये होगा ये कि दोनों जो एलिप्स है इनके बीच का स्पेस कम होते होते खत्म हो जाएगा और वहां पे सिर्फ एक ही सरफेस बनेगा। सो इन द लिमिट ऑफ डेल ई टेंडिंग टू 0, देयर विल बी ओनली वन ellipse, या there will be one elliptical surface. The thin cloud, cloud माने बादल। cloud क्यों आया, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, it is represented by a cloud of phase points। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। The thin cloud is the energy ellipse। अब अगर हम एकदम आइडियल सिचुएशन में चले जाएं, जहां पे सबका एनर्जी एकदम एग्जैक्टली बराबर है, कोई वेरिएशन नहीं है, इन द सिचुएशन when the spread in energy is becoming small, so that कहने का सेंस ये है कि ये जो स्प्रेड है डेल ई, ये टेंड कर रहा है 0 की ओर। तो ये जो दोनों एलिप्स के बीच का गैप है, ये कम होता जाएगा। कम होते होते देयर विल बी ओनली वन एलिप्स, सो दैट द, अब यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सो दैट इन द लिमिट del E tending to 0, the gap between the two ellipses will
कोलैप्स, कोलैप्स माने खत्म हो जाना, will collapse and there will be only one ellipse. अब यहां पे समझो एक चीज, तो हमारे पास सिर्फ एक एलिप्स होगा, ठीक है, देयर विल बी ओनली वन एलिप्स। एक मिनट हमको डायग्राम देने दो, अगर मिल जाए तो। तो हमारे पास जो है सिर्फ एक एलिप्स होगा, कुछ इस प्रकार का होगा, जो जनरल एलिप्स होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये एक एलिप्स होगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो फेज पॉइंट्स है ये कहां पर है, क्या ये एलिप्स के अंदर है या उसके सरफेस पे है? एंड दिस इज अ वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आई थिंक। अब समझो यहां पे हमारा जो अगर डेल ई खत्म हो गया, माने हमारा जो एनर्जी, टोटल एनर्जी ई है, ये शुरू में ही तुमको कल बताया गया, इट इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन। ये कांस्टेंट ऑफ मोशन जो है ये एक रेस्ट्रिक्शन डाल दे रहा है कि टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एंड टोटल एनर्जी हमको कैसे मिला, किस इक्वेशन से मिला? हार्मोनिक ऑसिलेटर के एनर्जी इक्वेशन से मिला, हाफ एम ये एक्स के एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई 2m। Since all the points have same energy, they are distributed such that they are at a constant distance। अब देखो यहां पे जो तुम्हारा एनर्जी इक्वेशन है, इसमें क्या क्या क्वांटिटीज है, ध्यान से समझो। एक्स है कोऑर्डिनेट, पी है मोमेंटम, ठीक है। तुम्हारे फेज पॉइंट्स का जो डेंसिटी है, इन्हीं का जो है क्या कहते हैं, फंक्शन है, और ये कांस्टेंट है। दिस मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, these phase points are at a constant distance from the center या from the origin। यहां पे जो है इसको सर्कल मत समझ लेना, सर्कल की बात आएगी बाद में। सो द फेज पॉइंट जो है ये इसके सरफेस पे होते हैं, क्योंकि अंदर जो है एट डिफरेंट पॉइंट्स वी हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू, सो वी हैव डिफरेंट एनर्जीज। Since the energies are energy is a constant of motion and it is a function of x and px, so the phase points are distributed all over the surface of the ellipse। ये इस एलिप्स के सरफेस पर जो है पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है, इसको हम लोग सर्कल का केस में भी समझेंगे। ये जो यहां से जो हम ले रहे हैं ये एक कांस्टेंट एनर्जी सरफेस है, क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट है। इन द लिमिट ये गैप 0 हो जाए तो ये सारे पॉइंट्स जो है ये इस सरफेस पे चले आएंगे, they will be on this surface, so they all are found on the surface of the ellipse, ठीक है। अब ये जो एक्सप्लेनेशन दिया, हमको जहां तक लग रहा है तुम लोगों को नहीं समझ में आया, उतना क्लियर नहीं हुआ, मान नहीं पा रहे, चलो बताते हैं। तो ये जो फेज पॉइंट्स है, ये जो डिफरेंट पॉइंट्स है विद डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। अब समझो ध्यान से, एलिप्स के अंदर
जितने भी पॉइंट्स हमको मिलेंगे, माने जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका अलग अलग पी होगा, उनका अलग अलग क्यू होगा, पोजीशन अलग होगा, मोशन अलग होगा, मोमेंटम अलग होगा. Each point inside the ellipse, each point with a particular value of p and q inside the ellipse, it is a state that the harmonic oscillator can take. कहने का सेंस ये है कि ये जो बड़ा वाला एलिप्स तुमको दिख रहा है, ये जो इसका सरफेस जो दिख रहा है, दिस इज द मैक्रो स्टेट. एकदम क्रूड सेंस में समझो, ये मैक्रो स्टेट है, और इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स है, दे ऑल आर माइक्रो स्टेट्स. And all these points, they are accessible. Meaning the harmonic oscillator can achieve all those states of position and momentum that are consistent, that are inside this ellipse. All those states, all those values are equally probable, जिसको हम लोग एक postulate कहते हैं. एकदम क्रूड सेंस में अगर हम बात करें, in the most simple sense, in the most simple sense, the outer surface of the ellipse is the macro state, that is macro state, and all the points that are inside, which correspond to which correspond to different values of the position and momentum are the states that can be achieved by the harmonic oscillator, or they are the values of the position and momentum that are accessible. मतलब वहां तक वो पहुंच सकता है. सरफेस के बाहर यदि कोई पॉइंट है, बाहर यदि कोई पोजीशन और मोमेंटम का पॉइंट है, उसको वो नहीं पहुंच सकता. यही रेस्ट्रिक्शन है. कांस्टेंट एनर्जी का मतलब यही रेस्ट्रिक्शन इंपोज किया जा रहा. एंड मोमेंटम दैट आर एक्सेसिबल टू द सिस्टम, to the harmonic oscillators, values of the that are accessible to the harmonic oscillator. The probability ये वही एग्जांपल है, जैसे मान लो तुम एक गेम है डाइस का, तुम 3 डाइस फेंक रहे हो और तुम्हारा आउटकम आता है 6. तो ये जो 6 है, ये एक रेस्ट्रिक्शन हो गया, हम इसके बाहर बात नहीं कर सकते. ये तुम्हारा एलिप्स का सरफेस हो गया. अब ये 6 कितने प्रकार से आ सकता है? 3 2 1 1 2 3 1 3 2 4 1 1 1 1 4 1 4 1 3 2 1, इस तरह से आ सकता है. तो जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं, दे आर इक्वली प्रोबेबल. ये जो डाइस तुम फेंक रहे हो, ये सभी आउटकम्स पॉसिबल है. ठीक है. आर accessible to the harmonic oscillator. The probability of each point, the probability that the harmonic oscillator is found in any of the accessible state of the accessible state specified by the momentum and position values are equal. इसी को
हम लोग जो है स्टेटिस्टिक्स की भाषा में कहते हैं प्रायोरी ए प्रोबेबिलिटी। दिस इज द पोस्टुलेट ऑफ, हम फिर से लिख दे रहे हैं, पोस्टुलेट ऑफ प्रायोरी ए प्रोबेबिलिटी where all the accessible states of position and momentum are equally probable। ऐसा नहीं है कि ये वैल्यू ऑफ मोमेंटम हो ही नहीं सकता, ये पोजीशन हो ही नहीं सकता। जब तक वो इस एनर्जी सरफेस के अंदर है वो हो सकता है, बाहर नहीं हो सकता। बाहर जो है ये नहीं हो सकता। यही बात, यही जो है आइडिया या यही जो है कंसेप्ट इस सिस्टम का है या इस एंसेंबल का है। ठीक है, और ये हर जगह अप्लाई होता है। तो जितने भी एसेसेबल स्टेट्स हैं, जितने भी वैल्यूज हैं पोजीशन और मोमेंटम के, माने फेज स्पेस में जितने भी पॉइंट्स हैं, दे आर ऑल एसेसेबल बाय द सिस्टम। द हार्मोनिक ऑसिलेटर कैन टेक any of these values with equal probability। The harmonic oscillator can have any value of the position and momentum inside position and momentum with equal probability, and this is the statement of priori a probability। प्रायोरी ए प्रोबेबिलिटी का यही जो है कंसेप्ट है। दिस इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड हियर। ठीक है, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में ये जो जितने भी स्टेट्स हैं बिटवीन ई एंड ई प्लस डेल ई, ये सभी इक्वली एसेसेबल है। ये कहीं भी जा सकता है, ये कोई भी वैल्यू ले सकता है इस रेंज में। तो अगर जो है ये सिस्टम एक स्टेट में है जिसको हम एक्स कह रहे हैं, उसकी एनर्जी ई एक्स है, तो सिस्टम के इस एक्स स्टेट में विथ एनर्जी ई पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या कैसे होगी, क्या निकालेंगे हम? ये प्रोबेबिलिटी सिस्टम जो है एक पर्टिकुलर स्टेट एक्स में विथ एनर्जी ई एक्स तभी पाया जा सकता है व्हेन दिस एनर्जी ई एक्स is such that it lies between E and E plus del E। अगर ये एनर्जी वैल्यू E plus del E के बीच में है, then the probability of finding the system at that particular state is a constant in this region। और इसके बाहर ये नहीं मिलेगा, इसके बाहर ये नहीं मिलेगा। ठीक है, कहने का सेंस ये है, if we have in case of a microcanonical ensemble, we can say that if there is a system in a state x such that its energy in state x is Ex, then the probability, यहाँ पे हमको probability कैलकुलेट करना है कि ये इस स्टेट में पाया जाए, then the probability of finding, then the probability का भी साइन दे दे, probability px of finding this system in the given energy state, Ex is a constant with the condition
दैट, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ये जो सिस्टम पी एक्स है, ये एक स्टेट एक्स में पाया जाता है विथ एनर्जी ई एक्स। ये प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है? प्रोवाइडेड द एनर्जी ई एक्स लाइज इन द रेंज ई टू ई प्लस डेल ई, माने ये इस हाइपर सरफेस, इस पतले वाले स्ट्रिप के अंदर हो, देन द प्रोबेबिलिटी इज कांस्टेंट। ये फिर टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट हो गया प्रोबेबिलिटी। और इस स्ट्रिप के बाहर मिलने का इसका कोई चांस नहीं है। इस स्ट्रिप के बाहर मिलने का इसका कोई चांस नहीं है। अगर डेल ई एकदम छोटा हो गया, ये सरफेस के ऊपर मिलेगा, क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट है, ये एक्सचेंज नहीं कर रहा। समझ में आया? द सिस्टम will be found with a probability Px in the region E to E plus del E, in the region E to E plus del E, E plus del E, provided the energy Ex lies in this range, lies in this range, and the probability will be constant in this region and zero outside this region। इस रीजन के बाहर वो जीरो होगा, और यहाँ पे ये कांस्टेंट होगा, ये टाइम के साथ नहीं चेंज कर रहा है, क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट है। बहुत थोड़ा सा वेरिएशन है, डेली जीरो हो जाएगा, ये सारा पॉइंट जो है सरफेस पे आ जाएगा। दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ ए माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल। इसको हम लोग थोड़ा सा और डिटेल्स में देखेंगे। हम थोड़ा सा आउटलाइन दे दें क्या है इसके आगे। ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है। अगर हम फ्री पार्टिकल्स लें, तो ये जो सिस्टम ऑफ एन थ्री डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये तो एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात है। अगर हमारे पास एन थ्री डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हो तो क्या होगा? ठीक है, उस समय क्या होगा? एवरेज क्वांटिटीज हम लोग कैसे निकालेंगे? एवरेज एनर्जी, एवरेज जो क्वांटिटीज होते हैं, हाउ वी विल कैलकुलेट। और इसके फर्दर इंप्लीकेशंस एक दो एग्जांपल के साथ हम लोग देखेंगे कि ये माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल जो है, जैसे कोई फ्री पार्टिकल है, वो वन डायमेंशन में मूव कर रहा है, तो क्या बता रहा है उसके बारे में माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, कैसा दिखेगा? These are the things that we will study in our next lecture. Hmm?